नमस्कार बच्चों, आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बीपीएससी के लिए एक नई सीरीज जो कि इतिहास से स्टार्ट करेंगे। रोज के दिन हम लोग 50 क्वेश्चंस देखेंगे और आज की जो शुरुआत है प्राचीन भारत के प्रश्नों से करेंगे। तो अभी तक बीपीएससी एग्जाम्स में जितने भी प्रश्न आए हैं उसको हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे एग्जाम तक, राइट। तो रोज 50 क्वेश्चंस के लिए आप हमेशा तैयार रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले एक बार आप बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती जो आपके छोटे भाई बहन इस एग्जाम में सम्मिलित हो रहे हैं, आप उनको ज़रूर बताएं कि स्टडी से के चैनल पर 10 बजे विज्ञान की क्लासेस लाइव हो रही हैं। उसी प्रकार 1 बजे दोपहर को इंग्लिश की क्लासेस लाइव होंगी, 3:15 बजे गणित की क्लासेस लाइव होंगी और शाम 5 बजे सामान्य अध्ययन पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। देखिए, हम लोग प्रश्नों से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न है कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो आपका यहाँ पे सही जो आंसर होगा, ये देखिए, आज तो मैंने आंसर दे दिया है, राइट, लेकिन नेक्स्ट क्लास से ये आंसर आपको उत्तर देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको खुद ही इस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस सेट के रूप में लगाना होगा। लेकिन आज हम लोग आंसर के साथ लगाते हैं, लेकिन इसको हम लोग एक्सप्लेन करने की कोशिश भी करेंगे ताकि हमारी समझ विकसित हो पाए। तो पहला जो प्रश्न था कि पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो आपका जो सही आंसर होगा, सही आंसर क्या होगा? मेहरगढ़। सही आंसर क्या होगा? मेहरगढ़, ठीक है। और ये मेहरगढ़, देखिए, ये तो आपको कुछ दे दिया गया कि ये वस्तु कहाँ है, कैसे है, कहाँ मिली, राइट। लेकिन ये भी स्थान भी पूछ लिया जाता है कि जो ये साइट है कहाँ पर स्थित है। तो आपका अगर पूछा जाए कि मेहरगढ़ कहाँ स्थित है तो आपका क्या जवाब होगा? देखिए, मेहरगढ़ जो है आपको पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है, ठीक है। तो बलूचिस्तान जो प्रांत है पाकिस्तान का, बलूचिस्तान, ठीक है, ये पाकिस्तान का एक प्रांत है, यहाँ स्थित है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि पशुपालन और जो कृषि का साक्ष्य है वो आपको कहाँ से मिला है? बलूचिस्तान से मिला है, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको कैलोलिथिक युग भी कहा जाता है, ठीक है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। चूंकि आज आंसर है तो आप आंसर बेशक देख पा रहे होंगे, आपका आंसर क्या होगा? सी आंसर होगा आपका, ठीक है, सी आंसर होगा। और इस युग को हिंदी में त्राम पाषाण युग कहते हैं। त्राम पाषाण युग से मतलब ये है कि तांबा और पत्थर, राइट, यानी इस युग में तांबा और पत्थर से बने हुए उपकरणों का प्रचलन देखने को मिलता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया गया है? तो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या होगा? सही जो आंसर होगा ए, यानी लाल रंग का यूज किया गया है, लाल रंग का प्रयोग किया गया है, ठीक है। लेकिन देखिए, ये तो लाल रंग का यूज कहाँ किया गया, प्रयोग कहाँ गया? ये पुताई में यूज हुआ है, पुताई में, ठीक है, ये पुताई में हुआ है, ठीक। लेकिन अगर निचले हिस्से की बात करें, निचले हिस्से की हम बात करें तो ये काले रंग का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो ऐसे अगर प्रश्न ऐसा आए कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है तो आप अपना आंसर लाल ही दें, ठीक है। जब तक स्पेसिफिक बिल्कुल प्रश्न हो कि निचले हिस्से जब तक ना पूछा जाए तब तक आप काले पर टिक नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है, ठीक है। फिर से एक बार आपके सामने आंसर उपलब्ध है तो आप आंसर ऑलरेडी देने में सक्षम होंगे। यहाँ पे जो आपका आंसर क्या होगा? यहाँ पे आपका आंसर होगा डी, है ना, आद्य ऐतिहासिक काल। अच्छा, तो ये क्या होता है? देखिए, आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब क्या है कि देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए इस वाले पॉइंट को, बी वाले पॉइंट को, प्रागैतिहासिक काल को। देखिए, ये इस काल में जो कुछ भी हुआ हो उसका हमें कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, लेकिन आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य तो है, पर इसको हम पढ़ नहीं पाए हैं,
इसीलिए सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल कहा जाता है। ठीक है, एक तो ये हो गई बातें। दूसरी बात आप ये समझिए कि इसका कालखंड क्या है। इसका कालखंड क्या है? इसका कालखंड है 2500। मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, इसको डिलीट करते हैं। देखिए, इसका जो कालखंड है, इसका कालखंड है आदि ऐतिहासिक काल का, ये माना जाता है 2500 BC यानी ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक, BC तक। ठीक है, तो हम लोगों ने ये देखा कि प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं, आदि ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, और इसका कालखंड क्या है। तो ये कालखंड भी याद रखिए। ठीक है, इससे पहले का जो टाइम है, इससे पहले का जो टाइम है उसको कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, अगला जो प्रश्न है आपके सामने, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन है। इस बार ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा है तो जवाब देने की कोशिश करें, जवाब देने की कोशिश करें। पहला जो ऑप्शन है आपका पक्की ईंट से बनी इमारत, जो दूसरा ऑप्शन है आपका प्रथम असली मेहराब, जो थर्ड ऑप्शन है पूजा स्थल, फोर्थ है कला और वास्तुकला। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? पक्की ईंटों से बनी इमारत। ठीक है, ये पक्की ईंटों से जो बनी इमारत है ये सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता थी। ठीक है, और चूंकि पक्की ईंटों से इमारत बनी है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या होगा? नगर नियोजन होगा, यानी टाउनशिप प्लानिंग की गई होगी। ठीक है, टाउनशिप प्लानिंग की गई होगी। ठीक, तो इसी क्रम में आप याद रखिए, इसी क्रम में आप याद रखिए जो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो है। ठीक है, मोहनजोदड़ो। ठीक, यहां से एक विशाल विशाल स्नानागार, ठीक है, और अनागार आपको प्राप्त हुए हैं। तो ये 2 आपको याद रखना है, स्नानागार और अनागार। ठीक, तो सिंधु घाटी सभ्यता की आपने महत्वपूर्ण विशेषताएं देख ली है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? आप आंसर देख चुके हैं कि इसका आंसर क्या होगा? लोथल। इसका आंसर क्या होगा? लोथल। लोथल जो है आपको किस नदी के किनारे है ये भी याद रखना है, किस नदी के तट पर है स्थित। ठीक, तो कभी होता ये है कि आपको एग्जाम में ये भी पूछ ली जाती है कि आपको हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित था। मोहनजोदड़ो के बारे में आपको आ जाती है प्रश्न। इसी प्रकार से अगर आप आंसर देने में सक्षम है कि हड़प्पा का बंदरगाह जो है, राइट, निम्नलिखित में से कौन है, तो आप ये भी जानें कि जो लोथल है, लोथल हड़प्पा का बंदरगाह था। और ये किस नदी के किनारे था? ये था भोगवा, भोगवा नदी के तट पे। ठीक है, और ये कहाँ स्थित है? ये कहाँ स्थित है? गुजरात में। ये कहाँ स्थित है? गुजरात में। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्तर से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि टेराकोटा का हल कहाँ से 4 ऑप्शनों में से प्राप्त हुआ है। तो ये होगा आपका सही आंसर। सही आंसर क्या होगा? बी, यानी बनावली, जो कि हरियाणा में स्थित है। ठीक है, और ये आप ये बोल सकते हैं ये जो जिस जिला में आएगा ये हरियाणा के, ये पड़ेगा आपको फतेहाबाद। फतेहाबाद हरियाणा का एक जिला है, वहाँ पर स्थित है। फतेहाबाद हरियाणा में बनावली साइट आपको देखने को मिलेगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? उत्खनन से संबंधित नहीं थे। ठीक है, यहाँ पे आपके ऑप्शन है RD बनर्जी, KN दीक्षित, MS वत्स और BA स्मिथ। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है, चारों में से आपको बताना है कौन से संबंधित नहीं थे। ठीक है, तो जरा समझें, जो RD बनर्जी हैं, KN दीक्षित हैं और MS वत्स जो हैं, ये तीनों जो हैं
हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित हैं। लेकिन जो B.A. स्मिथ हैं ये एक हिस्टोरियन है, इतिहासकार हैं, ये इतिहासकार हैं, ठीक है, एक हिस्टोरियन है, इतिहासकार हैं। तो B.N. स्मिथ हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है। अगला जो प्रश्न है, बोगचकोई का महत्व किस लिए है या फिर इसलिए है? आप चार ऑप्शन आपके सामने है, चारों ऑप्शन में से जवाब देने की कोशिश करें। आपको आंसर तो दिख ही रहा है एक्चुअली, ठीक है। तो ये है आपका आंसर, क्या होगा? आंसर क्या होगा? ए, ठीक है, ए आंसर होगा। वहां से अभिलेख प्राप्त हुए हैं, उनमें वैदिक देवी और देवताओं का वर्णन मिलता है। और आप एक पॉइंट और जानिए, जो बोगचकोई है इसी को एशिया माइनर भी कहते हैं, एशिया माइनर भी कहते हैं, ठीक है। और यहां से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अभिलेख मिले हैं। अभिलेख, ठीक है, तो आपने यहां से देख लिया, ठीक है। चलिए अगला जो प्रश्न है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो 10 राजाओं का जो युद्ध है आपको वर्तमान में रावी नदी के तट पर लड़ा गया था, जिसको उस वक्त तत्कालीन समय में पारुनी नदी के नाम से जाना जाता था। इसमें राजा सुदास ने 10 राजाओं के एक संघ को हराया था। इसमें राजा सुदास ने 10 राजाओं के संघ को हराया था, इसी को 10 राजाओं का युद्ध कहा जाता है। तो आपका इस प्रश्न का सही आंसर क्या हुआ? आंसर डी हुआ। चलिए अगला जो प्रश्न है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ठीक है, तो यहां पे आंसर क्या होगा? 9वां मंडल, ठीक। तो आपको पता है कि ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं और 9वां मंडल है, ठीक, इसमें कुल 114 मंत्र हैं। इसमें कुल 114 मंत्र हैं। 9वें मंडल में 114 मंत्र हैं, ठीक है, 114 मंत्र हैं। और ये किसको समर्पित है? सोम को, ये सोम को समर्पित है। चलिए, और इसमें एक पॉइंट और आप जान लें, तो 10वां मंडल है, 10वां मंडल ये वर्णों की उत्पत्ति से संबंधित है। ये वर्णों की उत्पत्ति से, ठीक है, उत्पत्ति से संबंधित है। जो अगला प्रश्न है उधर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो इस प्रश्न को अभी हम लोगों ने देखा, इसका आंसर क्या होगा? सोम, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में और एक है, ऑप्शन में और इस पे पर नामकृत देवता को, तो ऑप्शन क्या होगा? डी सही होगा। अगला जो प्रश्न है, ज्ञानत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? किस पुस्तक में मिलता है? तो आपका आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद। लेकिन आपको यह भी प्रश्न आता है कि ये किस मंडल में उल्लेखित है? ऋग्वेद के किस मंडल में उल्लेखित है? तो आपका आंसर क्या होगा? तीसरे मंडल में। यह भी प्रश्न आता है कि इसका रचयिता कौन है, इसके रचनाकार कौन है? रचयिता, इसके रचनाकार कौन है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? विश्वामित्र, ठीक है। तो इसका रचयिता कौन है? विश्वामित्र। आपने देखा कि ज्ञात्री मंत्र ऋग्वेद पुस्तक में है और ये तीसरे मंडल में है, और इस मंडल के रचयिता कौन है? विश्वामित्र, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? आप ये देखिए, ये काफी आसान प्रश्न है, ये कई बार कितने सारे एग्जामों में आया हुआ है। तो इसमें आपका आंसर क्या होगा? कुंडलग्राम में, सॉरी कुंडग्राम में, कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। और ये कब हुआ था? 599 ईसा पूर्व में, 599 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न जरूर आएगा कि उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, उनकी मृत्यु
कहाँ हुई थी? देखिए आ ही गया आपके सामने प्रश्न। 15 नंबर प्रश्न है कि महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? किस नगर में हुई थी? तो आपका आंसर क्या होगा? पावापुरी। पावापुरी। और ये पावापुरी कहाँ है? ये बिहार के गया जिला में है। ठीक है, ये बिहार में स्थित है, बिहार के गया जिला में स्थित है। और उनकी मृत्यु कब हुई थी? 529 ईसा पूर्व में। 529 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हुई थी। जन्म अभी हमने डिस्कस किया 599 ईसा पूर्व में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए सही होगा, है ना, जामिल। ठीक है, तो जामिल के बारे में अगर थोड़ा और आप जानकारी लेना चाहते हैं तो जो जामिल थे भगवान महावीर के पुत्री के पति थे, यानी महावीर के ये दामाद हुए। ठीक, तो ये भी आप ध्यान रखिए। ऐसा प्रश्न तो शायद ही है, लेकिन आपको याद रखना है कि इनके साथ क्या रिश्ता है। अगर में भी आ जाए तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पूर्णकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? पूर्णकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? सी। इसका सही आंसर क्या होगा? सी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया? ये भी प्रश्न कई बार आपसे पूछा जा चुका है एग्जामों में। अगर आप प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो इसका आंसर आपको पता होगा। इसका आंसर क्या होगा? सारनाथ। ठीक है, सारनाथ। तो जब उन्होंने अपनी पहला उपदेश दिया उसी को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है बौद्ध ग्रंथों में। ठीक, और कहाँ पे दिया था, किस स्थान पे दिया था? ये सारनाथ में दिया था। ठीक है, और उन्होंने अपने उपदेश में ये बताया कि दुखों के कारण और दुख का अंत उनके समाधान से संबंधित था। ठीक है, और उन्होंने इसे 4 आर्य सत्य भी कहा है। ठीक, तो आप याद रखिए कि दुखों के कारण, दुखों का अंत। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था, यानी उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो सही आंसर क्या होगा? कुशीनगर। सही आंसर क्या होगा? कुशीनगर होगा। ठीक है, कुशीनगर होगा। और इनकी जो मृत्यु हुई थी, एक चुंद नामक लुहार के यहाँ ठहरे थे और यहाँ पे कुछ खाने के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी, है ना। तो इनकी मृत्यु किस सन में हुई थी ये भी आपको याद रखना है। तो ये 483 ईसा पूर्व में हुई थी। 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो कुशीनगर इस प्रश्न का सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? इस प्रश्न में देखिए आज तो ऑप्शन आपके सामने है तो आप आंसर दे पा रहे होंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट ये नहीं है। अगर आप बीपीएससी के पेपर क्लियर करना चाहते हैं तो आपको जरूरी है कि हर एक ऑप्शन पे आप विचार करें अपने एग्जाम से पहले। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है इससे आप देखिए कितना प्रश्न यहाँ पे बन सकता है कि त्रिपिटक, है ना, जिस प्रकार से आया त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है, तो ये आपका आंसर क्या हुआ? बौद्ध का। ठीक है, यहाँ पे त्रिपिटक का मतलब है 3 धर्म ग्रंथों से, 3 धर्म ग्रंथों से। ठीक है, किसके होंगे? बौद्ध के, ये बौद्ध के होंगे। तो अब ये 3 धर्म ग्रंथ कौन कौन से थे? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक, तो ये अगर इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैं आपको बता दूं, इसमें सुत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, ये 3 बौद्ध ग्रंथ हैं। अब इंपॉर्टेंट ये है कि इन 3 धर्म ग्रंथों में, है ना, क्या लिखा गया है, किस प्रकार की शिक्षाएं हैं। ठीक है, तो ये कमेंट सेक्शन में आप करके बताइए कि ये 3 जो कि सुत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक हैं, इसमें किस प्रकार के ज्ञान हैं और किसे आप बोल सकते हैं कि किसे ये संबंधित है। तो ये कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर आप ये बताएं। चलिए हम तब तक अगली प्रश्न पे हम लोग
बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? कौन सी बात बौद्ध और जैन धर्म में समान नहीं है? ठीक है, तो आप आंसर देख पा रहे होंगे, आत्मदमन। ठीक है, तो देखिए, जहाँ गौतम बुद्ध ने मध्य मार्ग का उपदेश दिया, ठीक है, और वे मोक्ष की प्राप्ति के लिए कठोर साधना के मतलब उसमें विश्वास नहीं करते थे। ठीक, लेकिन इसके विपरीत महावीर स्वामी जो हैं मोक्ष प्राप्ति के लिए घोर तपस्या और शरीर को त्यागना आवश्यक बताया है। तो आप देखेंगे कि आत्मदमन की जो बात है आपको बौद्ध धर्म में न करके की जाएगी, किस में? जैन धर्म में। इसीलिए जैन धर्म को जो फॉलोअर्स होते हैं काफ़ी उनके लिए कठिन होता होगा मे भी। तो ये काफ़ी कठिन एक प्रकार से आप बोल सकते हैं अगर आप मोक्ष को प्राप्त करना चाहता है। लेकिन वही बुद्ध धर्म में मध्य मार्ग को अपनाया गया। बुद्ध धर्म में बौद्ध जो धर्म है, बौद्ध धर्म है, उसमें मध्य मार्ग को अपनाया गया है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिए। चलिए, अगला जो प्रश्न है, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? ठीक है, किस पीढ़ी का है? तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? देखिए, ये अलग अलग बुक में ना आंसर अलग अलग है। ठीक है, यहाँ पे कहीं पर आपको देखने को मिलेगा पंचम, कहीं पे मिलेगा षष्ठम। ठीक, तो इसके दो आंसर आप ध्यान रखें या ना रखें। ठीक है, तो आप फिर भी ये ध्यान रखें कि इसका जो सही आंसर होगा वो षष्ठम यानी सिक्स्थ है ना। लेकिन बिहार के जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना, वहाँ पे यदि आप जाएंगे, जो वहाँ पे टूर एंड ट्रैवल एंड टूरिज्म की यानी कि पर्यटन विभाग की जो साइट है, वहाँ पर आप देखेंगे ये पंचम मेंशन्ड है वहाँ पे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि वहाँ के एग्जाम में किस प्रकार से आपको डील करना है। तो इसका सही जो आंसर होना चाहिए वो सिक्स्थ होना चाहिए बेसिकली, है ना। लेकिन उनके वेबसाइट्स पे मेंशन है तो आप इसको प्रीफर कर सकते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? किसने आश्रय गृह के रूप में किया? बराबर के गुफाओं। ठीक है, देखिए, सबसे पहले आप ये जानिए कि जो ये बराबर की जो गुफाएं हैं ये किस काल से संबंधित है? ये किस काल से संबंधित है? आपका तो आंसर देखिए यहाँ पे दिख रहा है, आंसर तो दे पाएंगे। जैसे मैंने बताया कि अगर एग्जाम को क्लियर करना है तो हर एक ऑप्शन पे विचार करना पड़ेगा, उस प्रश्न के अलग अलग जो एस्पेक्ट हो सकते हैं उस पर विचार आपको करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जाने कि ये मौर्य युग से संबंधित है। ठीक है, इसमें हुआ क्या कि जो गुफाएं होते थे उसको काट कर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाया गया। ठीक है, और आप देखेंगे अशोक और उनके जो पौत्र थे दशरथ के समय में बराबर, और एक और था नागार्जुनी जो पहाड़ियां हैं उनको काटकर आजीविकों के लिए आवास बनाया गया। ठीक है, और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट है, जैसे कि अशोक के समय में बराबर की जो पहाड़ियाँ थी उसमें सुदामा की गुफा जो हो गई, या फिर कर्ण चौपट है ना, ये कुछ प्रसिद्ध गुफाएं हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि सुदामा की जो गुफा है ना, या फिर कर्ण चौपट है ना, ये बराबर पहाड़ियों कि ये गुफाएं थी और ये दो कुछ प्रसिद्ध थी, और ये आजीवक जो संप्रदाय के लोग थे है ना, उनके लिए निवास स्थान बनाया गया था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? मखली गौसाल। ठीक है, और ये जो मखली गौसाल थे ये इनिशियली आप देखेंगे ये जैन धर्म के 24वें जो तीर्थकार थे जो, तो है ना, क्या महावीर के ये शिष्य थे। ठीक, और ये आगे जाकर आजीवक नामक एक अलग संप्रदाय की स्थापना
करेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन था? ये भी काफ़ी आसान प्रश्न है, कई बार आ चुका है एग्जाम में। ठीक है, तो पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? उदयन थे। ठीक है, और उदयन जो है किसका उत्तराधिकारी था? चलिए किसका था? अजात शत्रु का था। अजात शत्रु का। जिस प्रकार अजात शत्रु ने गद्दी पाने के लिए अपने पिता की हत्या की थी, ठीक उसी प्रकार उदयन ने उसी गद्दी को पाने के लिए अजात शत्रु यानी अपने पिता की हत्या कर दी। तो आप एक बात और जानें, जो पाटलिपुत्र जो स्थान था या फिर अभी जो वर्तमान समय में भी है, ये गंगा और सोन के संगम पर मिलकर बना है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है कि पाटलिपुत्र के सेम प्रश्न है, नेक्स्ट है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया? सर्वप्रथम राजधानी के रूप में चयन किया गया। ठीक है, तो आप देखिए, आप चार ऑप्शन है अजातशत्रु। देखिए अजातशत्रु ने अभी हमने देखा कि जो पाटलिपुत्र जो है उसका स्थापक, ठीक है, संस्थापक जो थे उदयन था। ठीक है, और उदयन जो था हर एक वंश का राजा था और उसके पिता अजातशत्रु, तो इस ऑप्शन ए तो होगा नहीं। ठीक है, काला अशोक बिल्कुल नहीं होगा, कनिष्क एक अलग शासक है। ठीक है, ये कुषाण वंश से संबंधित है। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, आंसर क्या होगा आपका? सी होगा, यानी उदयन। अभी हम लोगों ने देखा ही था। चलिए अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? पाटलिपुत्र बसाया था, तो इसका भी ऑप्शन क्या होगा? इसका भी ऑप्शन आपको वही होगा, उदयन ने। ठीक, तो देखिए प्रश्न एक ही है, अलग अलग प्रकार से आपसे पूछा जा रहा है प्रश्न। तो 27 नंबर जो प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसका भी आंसर क्या होगा? उदयन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला जो प्रश्न है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? ठीक है, तो आंसर आपको दिख रहा है, आंसर क्या होगा? आंसर होगा ली शुइ। ठीक है, ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसका आंसर क्या हुआ? डी, ली शुइ। अगला प्रश्न है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो ये क्या थी? राजगृह। क्या थी? राजगृह। ठीक है, और मगध, अगर आपसे पूछा जाए प्रश्न मगध का संस्थापक कौन था, तो आपका क्या आंसर होगा? आप आंसर में दे सकते हैं या फिर आपको आंसर हम बता दें, बृहद्रथ था। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? हर्यक। ठीक है, चलिए, और अभी हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था कि जो अजातशत्रु है अपने पिता की हत्या किया था और इनका जो पिता का जो नाम था वो था बिंबिसार था। ठीक है, इन्होंने जो देखिए आप इस पूरे क्रोनोलॉजी को समझ ही लीजिए। देखिए जो हर्यक वंश के जो संस्थापक थे, सबसे पहले आप जानिए हर्यक जो वंश था, ठीक, इसके जो संस्थापक थे, बिंबिसार थे। ठीक है, बिंबिसार ने स्थापना करी। ठीक, इसके बाद उसका जो पुत्र हुआ अजातशत्रु, इसने अपने पिता का हत्या कर दिया, यानी बिंबिसार की हत्या कर दी और गद्दी पर बैठ गया। फिर आगे क्या हुआ? जो उदयन थे, इसने अपने पिता अजातशत्रु का हत्या कर दी और फिर गद्दी पर बैठ गया। तो आपने देखा कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार था।
उसका पुत्र कौन हो? अजातशत्रु, जो हत्या कर देता अपने फादर का। फिर उदयन भी अजातशत्रु का यानी अपने पिता का हत्या करके गद्दी पर बैठ जाता है। तो इस प्रकार ये पिता पुत्र एक दूसरे की हत्या करके बैठते रहे गद्दी पर। अगला जो प्रश्न है, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ठीक है, आंसर क्या होगा? जेम्स प्रिंसेप ने। जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले ब्राह्मी लिपि को पढ़ा। ये कब पढ़ा इसने? 1837 ईस्वी में। 1837 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? ठीक है, सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? आपका सही आंसर क्या होगा? विलियम जोन्स ने। ठीक है, ये एक्चुअली 31 नंबर ये प्रश्न था। ठीक है, अगला प्रश्न है, मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? ये काफ़ी चर्चित प्रश्न है और इनका पुस्तक भी काफ़ी चर्चित है। तो मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? इंडिका। आंसर डी सही होगा। ठीक है, और इंडिका से किस काल के इतिहास आपको जानने को मिलेगा? इसका सही जवाब होगा मौर्यकालीन इतिहास। ठीक है, मौर्यकालीन इतिहास आपको जानने को मिलेगा। ठीक है, और इंडिका के लेखक मेगस्थनीज थे। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न, इंडिका का लेखक, देखिए सेम प्रश्न है ना, तो क्या आंसर होगा? बी, है ना। देखिए एक बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि मेगस्थनीज ने ये बताया कि जो मौर्यकालीन जो नगर प्रशासन जो था, मौर्यकालीन जो नगर प्रशासन था, ठीक है, ये 6 समितियों में, आप यहाँ पे लिखें, 6 समितियों में विभाजित था और प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य थे। ठीक है, 5-5 सदस्य थे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। मेगस्थनीज दूत था किसका? तो आपको बताना है कि मेगस्थनीज किसका दूत था। तो ये आंसर क्या होगा आपका? आपका आंसर होगा ए, सेल्यूकस निकेटर का दूत था। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो अंतिम मौर्य सम्राट था वृद्धरथ। ठीक है, देखिए अब क्या है कि 184 ईसा पूर्व में, 184 ईसा पूर्व में, है ना, वृद्धरथ की जो हत्या है, हत्या पुष्यमित्र शुंग ने कर दिया और उसके बाद इसने शुंग वंश की स्थापना किया। तो याद रखिएगा, अंतिम मौर्य सम्राट था वृद्धरथ 184 में। इसकी जो हत्या है पुष्यमित्र शुंग ने कर दिया और शुंग वंश की नींव रखी। चलिए अगला जो प्रश्न है, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? 37 नंबर प्रश्न है, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? तो सही जवाब क्या होगा? जूनागढ़। ठीक है, तो जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदामन की जो उपलब्धियां हैं वो डिस्क्राइब की गई है। और आपको ये बताना है कि ये जूनागढ़ कहाँ पर स्थित है। जूनागढ़ कहाँ पर स्थित है? तो आपका आंसर क्या होगा? गुजरात। आंसर क्या होगा? गुजरात। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? सी, खारवेल। ठीक है, और ये इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? हाथी गुफा से मिलेगा। ठीक,
और ये जो खारवेल थे ये कलिंग का चेदी वंशीय शासक थे। ठीक है, चेदी वंशीय ये शासक थे जो कि उड़ीसा में स्थित है। चलिए, और ये हाथी गुफा भी फिर याद रखिएगा जो कि प्राकृत भाषा में आपको ये मिलेगा। ठीक, चलिए अगला जो है प्रश्न, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था, अभी हम लोगों ने देखा है, तो महामेघवान वंश से होगा। अगला जो प्रश्न है कि प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो प्राचीन भारत का जो नेपोलियन है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक, तो आपको ये जवाब देना है कि समुद्रगुप्त को प्राचीन भारत का नेपोलियन किसने कहा? किसने कहा? ठीक है, तो देखिए समुद्रगुप्त को प्राचीन भारत का नेपोलियन अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था बी स्मिथ यानी विसेंट स्मिथ ने अपनी जो पुस्तक थी अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में, देखिए यहाँ पे मैं आपको लिख दूं, जो विसेंट स्मिथ जो थे इतिहासकार, इन्होंने एक पुस्तक लिखी और पुस्तक का नाम क्या था? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, इस पुस्तक में इन्होंने समुद्रगुप्त की जो वीरता थी, जो उन्होंने राज्यों को जीता था, उससे प्रभावित होकर, है ना, उन्होंने भारत के नेपोलियन की संज्ञा उनको दिया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया, तो यहाँ पे क्या आंसर होगा? आंसर होगा सी। ठीक है, आंसर होगा सी। चलिए अगला जो प्रश्न है यानी स्कंदगुप्त। चलिए जो नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, चीनी यात्री सुंगयुंग ने भारत की यात्रा की। ठीक है, तो अब देखिए, अब ये काफ़ी ये जो प्रश्न है आप देखेंगे काफ़ी डीप में आपसे पूछा गया है, तो इतना तो डेट्स याद नहीं रहते, लेकिन आप यात्रियों के आने जाने के क्रम याद रख सकते हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले देखिए जो फयान थे 399, है ना, 399 से 412 ईसा पूर्व के बीच आए थे। वहीं जो सुंगयुंग थे 518 ईसा पूर्व के आसपास आए थे। वही हेनसंग जो है इसके बाद आते हैं, ये आते हैं 629 से 30 ईसा पूर्व में आते हैं। और इतिसंग जो हैं जो लास्ट चीनी यात्री थे उस वक्त के, ठीक है, ये आते हैं तकरीबन 7वीं शताब्दी में। तो आपको ये याद रखना है बेसिकली। चलिए नेक्स्ट है हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की, है ना, किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की? तो ये थे हेनसोंग, और इन्होंने जो इनकी यात्रा का वृत्तांत था उसको सीयूकी कहते हैं, सीयूकी कहते हैं। ठीक है, सीयूकी कहते हैं। ये यात्रा, इनका यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, यानी विवरण है। चलिए अगला जो प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कल्हण की पुस्तक का नाम क्या है? कल्हण की पुस्तक का नाम क्या है? कल्हण की पुस्तक का नाम है राज तरंगिणी। और ये राज तरंगिणी किससे संबंधित है? ये जवाब देना है आपको, किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित होगा बताएं? ये कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। ठीक है, ये कश्मीर का जो इतिहास है उससे संबंधित है राज तरंगिणी। ठीक है, और ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? पुस्तक लिखी गई थी कल्हण के द्वारा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? उदंतपुरी या फिर उदंतपुर, दोनों एक ही है। आप जवाब देने की कोशिश करें। इसका आंसर होगा बिहार में। ठीक है, बिहार में। और जो जिस जिले में ये था, जिसे उदनापुर भी कहा जाता है। ठीक है, उदनापुर भी कहा जाता है। और इसका संस्थापक जो थे पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल थे। ठीक है,
पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल थे। तो ये भी प्रश्न आता है कि वदनपुरी की स्थापना किसने की थी, तो आपको याद रखिए गोपाल ने की थी। गोपाल कौन से थे, पाल वंश के प्रथम शासक थे। चलिए अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न है कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था, ठीक है, अंतिम शासक कौन था। प्रश्न तो ये भी आता है कि संस्थापक कौन था, ठीक है। तो आप यहाँ पे पहले आंसर दें संस्थापक कौन था, फिर आप आंसर दें अंतिम शासक कौन था। तो देखिए कर्नाट वंश का जो संस्थापक था, ठीक है, उसको कहते हैं, उनका नाम था नान्यदेव, उनका नाम था नान्यदेव, ठीक है। जबकि आपसे ये पूछा जाए कि अंतिम शासक के बारे में है, तो ये क्या होगा, हरिषि, अंतिम जो होगा हरिषि होगा। और अगर ये पूछ लिया जाए कि ये इसका शासनकाल क्या था, ठीक है, शासनकाल इसका देखेंगे, ये तकरीबन 1097 ईस्वी से लेकर ये 1325 ईस्वी तक इनका शासन काल रहता है। तो यहाँ पे दो प्रश्न इम्पोर्टेंट है, कर्नाट वंश का संस्थापक नान्यदेव और अंतिम शासक हरिषि, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्गृत हुई, है ना। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा, डी, धर्मशास्त्र के समय में। तो धर्मशास्त्र के समय में क्या होगा, है ना, धर्मशास्त्र के समय में क्या होगा, जो अछूत की अवधारणा है ये देखने को मिलेगा। और आपको ये पता है कि जो धर्मशास्त्र में 4 वर्णों का जिक्र किया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है, ये ध्यान रखिए। चलिए अगला जो प्रश्न है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीत जो था, है ना, या फिर बौद्ध सभा जो था, किस नगर में आयोजित हुई थी। ये हुई थी आपको कश्मीर में, ये हुई थी आपको कश्मीर में। तो ये याद रखिएगा कि इसकी अध्यक्षता जो है वसुमित्र ने किया था, ठीक है, और अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे, ठीक। तो दो बातें आपको इसमें और एक्स्ट्रा याद रखनी है इस आंसर के अलावा, ये कश्मीर में हुआ था, ठीक है, और कश्मीर में अगर देखेंगे इसकी अध्यक्षता जो है वसुमित्र ने किया था, और उपाध्यक्ष कौन थे, अश्वघोष थे, ठीक है। तो आज हम लोगों ने तकरीबन 50 क्वेश्चंस यहाँ पर करने की कोशिश किया है, और ये 50 क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर्स के पेपर हैं। तो इसी से संबंधित प्रश्न देखिए आते हैं। देखिए प्रश्न कुछ इतिहास से, जो भी प्रश्न आएगा आपको भी पता है कि सबके लिए इतिहास समान है, कोई फैक्ट आपको ध्यान में रहेगा या फिर कोई नहीं रहेगा। तो जिस प्रकार से अभी लास्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया कि कनिष्क के समय में बौद्ध सभा किस नगर में हुआ, तो यहाँ से देखिए कितने प्रश्न बन सकता था। पहला प्रश्न तो यही हो गया जो अभी यहाँ पे देख रहे हैं। दूसरा प्रश्न ये भी हो सकता है कि तीसरा बौद्ध सभा किसके काल में आयोजित हुई थी, ठीक है। तो आप आंसर क्या देंगे, कनिष्क के समय में। ये भी आ सकता है और आया भी है कि इसके अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, अध्यक्ष कौन थे, तो आपको आंसर देना पड़ेगा, वसुमित्र थे। अगर थोड़ा डीप में जाएं तो कश्मीर में कहाँ पर हुआ था, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न और कई दफ़ा आया है। तो कश्मीर में कहाँ हुआ था, ये कश्मीर में कुंडल वन में हुआ था, ठीक है। तो अब देखिए एक ही प्रश्न को कई प्रकार से घुमाकर आपसे पूछा जा सकता है, तो अपनी तैयारी उस लेवल पर रखें ताकि सभी प्रश्न के उत्तर दे पाएं। तो आज के लिए धन्यवाद। आप लोगों ने 50 क्वेश्चंस किया, इसी प्रकार से रोज हम लोग 50 क्वेश्चंस करेंगे और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएंगे ताकि हमारी सिलेक्शन अंतिम रूप से हो पाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही जैसे मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी बिहार पुलिस की क्लासेज चल रही हैं, तो अपने छोटे भाई बहन जो भी हैं, आप उनको, अपने दोस्त हैं यदि, तो आप उनको बोलें इस क्लास को ज्वाइन करें, उनको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगा। तो थैंक यू सो मच।